हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। आरबीएससी क्लास 10th चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर दिया था हमने। पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया था। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। तो नील्स बोहर मॉडल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नील्स बोहर मॉडल जो है सबसे पहले 1913 में नील्स बोहर ने दिया था एक एटॉमिक मॉडल जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। उसने क्या बताया कि एटम जो होता है ना, एटम स्फेरिकल होता है शेप में, गोलाकार होता है मतलब, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस जो हो गया ना, जो सेंट्रल पार्ट जो बताया वो क्या होता है, सेंट्रल पार्ट को ही क्या बोला गया, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनात्मक आवेश है, जो प्रोटॉन है, और हम कह दें कि पूरा का पूरा उसका जो मास है, वो सब कहाँ पर होता है, उसके सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन द पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडिएशन एनर्जी। अब इसने क्या किया था, जो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी ना, रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम रिवॉल्व करता है, तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि किस तरह से रिवॉल्व करता है, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, इसने बता दिया। ये क्या कहता है कि एटम जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ में घूमता रहता है एक न्यूक्लियस के, मतलब एटम जो है उसके चारों तरफ, ठीक है। उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है और रेडियस भी फिक्स होती है। और ये जो जिस पाथ में घूमता है ना, उस पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स, या क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल। और ये जो ऑर्बिट्स है ये कोसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। कोसेंट्रिकली का मतलब कितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों सबके सब गोलाकार इस टाइप से, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। इन सबको अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबका सेंटर जो है वो यही है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कि एक केंद्रीय जो वृत्त होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है। तो इनमें जो होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है वो K, सेकेंड लेवल L, थर्ड लेवल M और फोर्थ लेवल N, इसी तरह से आगे सोन बढ़ते रहते हैं। ये सब क्या है, ये एनर्जी लेवल्स बताए गए हैं, K, L, M, N, या N = 1, N = 2, 3, 4, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीजेस। ये न्यूक्लियस है, यहाँ से जब धीरे धीरे दूर जाते जाओगे तब क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस के सबसे करीब ये है K शेल, तो कहने का मतलब K में तो सबसे कम एनर्जी होगी। सबसे दूर कौन है, N, तो N के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स है, आगे क्या कह रहा है कि इन दीज ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2π। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग जो होगा ना, एंगुलर मोमेंटम, वो h/2π होगा, या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n h/2π, n की जगह 1, 2, 3 अप टू कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो mvr = nh/2π, जहाँ पर m हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, v वेलोसिटी को, r रेडियस को, ठीक है, और h जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की फिक्स होती है, जो कि आपको याद रखनी है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, देयर इज नो चार्ज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, there is no change in the energy of electron on revolving in these fixed orbits। ये जब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है ना, तो रिवॉल्यूशन के दौरान एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जितनी एनर्जी है, घूमते हुए यहाँ पर भी उतनी एनर्जी, यहाँ पर भी उतनी एनर्जी। कहने का मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब कोई भी चेंजमेंट एनर्जी में नहीं होगा। और इसके बाद क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, लोअर कौन सा है, K शेल, ठीक है, और हायर कौन सा है, N शेल। तो कहने का मतलब K से अगर N की तरफ जा रहा है तब तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है, एनर्जी जो है अवशोषित की जाएगी, ठीक है। और वहीं पर अगर हायर से लोअर की तरफ, मतलब N से K की तरफ चल के आ रहा है, उस दौरान क्या होगा, उस दौरान एनर्जी लूज की जाएगी, ऊर्जा जो है वो निकाली जाएगी, ऐसा कह सकते हो, या आप छोड़ी जाएगी ऊर्जा जो भी है वो। तो जो एब्जॉर्ब की एनर्जी, अवशोषित की, और जो एनर्जी निकाली या रिलीज की, वो क्या होगी, E2 - E1, ठीक है।
अब एब्जॉर्प्शन हुआ, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हुआ, एनर्जी किसी टाइम कंज्यूम हो गई, किसी टाइम एनर्जी निकल गई, वो हमने कंडीशंस बता दी, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। इसके बाद आती है लिमिटेशंस। तो उससे पहले हम एक बार फिर से आउटलाइन कर लेते हैं कि नील्स बोर ने क्या बताया था। नील्स बोर ने सबसे पहले क्या बताया कि एटम जो है स्फेरिकल होता है, ठीक है, और उसका जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, उसी में सारा चार्ज होगा, उसी में क्या होगा, पूरा मास होगा। उसके बाद नील्स बोर ने क्या बताया कि एक स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता रहता है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, और उन अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से, जिनको हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिट जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बताया कि जो रिवॉल्यूशन होती है उसके दौरान कोई एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, एनर्जी उसकी इक्वली रहती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया उन्होंने कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। ये सब कुछ कॉमन सी बात बताई। अगर लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले नील्स बोर का जो ये एटम था, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जितने भी आयंस थे, मतलब जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा जो भी हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं के ऊपर जो है ये वर्क करता था, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके साथ ये वर्क नहीं कर पाता था। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों पर ये जो है मॉडल ये एप्लीकेबल नहीं रहा। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन पास थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इन स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो हमने अभी बताया ना कि एमिशन जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, और एमिशन के दौरान जो भी होता है प्रोसेस, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। उस लाइन स्पेक्ट्रम को जब बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से जब पास करवाया गया तो लाइन जो है वो इस तरह से कुछ स्प्लिट हो गई, ठीक है। मतलब कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को किसी हाई रिजोल्यूशन ऑपरेटर से देखा जाता है तो एक लाइन एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक लाइन थी एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रही, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये बोर ने नहीं बताया था, ठीक है। साथ ही में ये जो मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स थ्रू केमिकल बॉन्ड की क्या प्रोसेस होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू बंधे रहते हैं, इस बात को। तो यहाँ पे हमारे एटॉमिक थ्योरी का पूरा जो टॉपिक था या पूरा जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें एक बात पता है कि नेचर में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, ठीक है। आज के समय में 118 एलिमेंट्स हमें पता है, और अब 118 को याद करो, उन 118 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप याद करो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की याद करो, उनके कंपाउंड्स को, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा इतना सारा याद रखना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश करी। उनकी भाई समानताओं के आधार पर या असमानताओं के आधार पर, ठीक है। एक ग्रुप जैसे हैं उनको एक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, एक जैसे लक्षण दिखा रहे हैं, उनको एक जगह रखा गया, जो नहीं दिखा रहे उनको अलग, मतलब कुछ अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप बनाए गए, ठीक है, ताकि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सके कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत कुछ हो जाएगा जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे स्टडी जो है उसको क्या बताती है, उसको बनाती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कन्वीनियंट, हमारे लिए सुगम बनाती है और बहुत ही आसान बनाती है। तो इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली जो क्लासिफिकेशन की गई थी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो की गई थी 4 टाइप्स, ठीक है।
मतलब अब तक 4 टाइप से क्लासिफिकेशन हो चुके। सबसे पहले जो दिया था डॉबर्नियर ने दिया था अपना ट्राइड ला, ठीक है, डॉबर्नियर ने ट्राइड ला दिया था। ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3 का एक ग्रुप, ठीक है, ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3 का एक ग्रुप। तो डॉबर्नियर ने क्या बताया कि डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं उसके आधार पर ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। इस ट्राइड में उसने क्या किया, मतलब क्या सोच के, मतलब किस बेसिस पे ये किया कि इन ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, कि बीच में उस एलिमेंट 3 एलिमेंट चूज कर लिए, एक जैसी प्रॉपर्टी जो शो कर लिया भाई चूज, उसके बाद बीच में उस एलिमेंट को रखा जिसका एटॉमिक वेट बाकी के दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज हो, परमाणुविक भार जो हो वो एवरेज, उसका औसत जो निकल के आए। तो इस ट्राइड में जो एलिमेंट लिए गए, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 39, 7 + 39/2 23 एवरेज वेट ऑफ सोडियम। इसी तरह से एक और ट्राइड बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा जो ट्राइड बनाए गए कैल्शियम, स्ट्रेंटेनियम और बेरियम, ठीक है। एक और बनाया गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इसी बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये बना दिया, हमें समझ में आ गया कि ट्राइड क्या है, ग्रुप ऑफ 3 है, ठीक है। मिडिल का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट बाकी के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक आ गई। ड्रॉबैक क्या आई कि डॉबर्नियर ने जो ये अपना एक ला दिया ना, ये सिर्फ ये 3 ही ट्राइड बना पाया, बाकी के एलिमेंट्स के बारे में इसने कुछ ऐसा सजेशन नहीं दिया कि उनको किस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो इस वजह से ये तो यूज़फुल था ही नहीं, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है वो आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने उसके बाद ला दिया 1865 में। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, ठीक है। और क्या उसने उस जगह एक बात देखी कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसे ही है। तो वहाँ से उसको एक चीज़ ऐसे ऑब्जर्व हुई जैसे म्यूजिकल नोट होती, सारे गामा पादा नीसा, उसी की तरह बिल्कुल, मतलब 8वां जो होगा वो पहले का बिल्कुल सिमिलर। इस तरह से उसने अरेंज किया, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद अगेन सा, ये 7 हो गए, 8वां सा अरेंज किया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन इसकी भी अब कुछ ड्रॉबैक्स थी। सबसे पहले ये एक तो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, ठीक है। और उसके अलावा जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी की गई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ना डिस्टर्ब हो गया, ये जिस तरह से अरेंज किया गया था, मतलब उनके लिए तो इसमें कहीं प्लेस ही नहीं था। इस वजह से ये लॉ जो था ये भी एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनके बारे में जो है ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।